People are doing absolutely well. I, Shefali Burgaonkar, your social science educator, welcomes you all in our YouTube platform जिसका नाम है EduGrown। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आर यू पीपल एक्साइटेड? नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। 8th क्लास तक इकोनॉमिक्स जैसा कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्यों ना हम 2 मिनट पहले इकोनॉमिक्स के बारे में समझे। व्हाट से? चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इन सिंपल इज रिलेटेड विथ मनी। पैसे से रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आना ही चाहिए, कि मैम तो क्या हमें इकोनॉमिक्स में वो सब पढ़ना होगा जो न्यूज़पेपर में आता है, लाइक आरबीआई, स्टॉक मार्केट, जीडीपी वगैरह वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आपको पता है क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है मनी से मनी के सोर्सेस। क्यों? क्योंकि इसमें आगे लिखा है economics is not only the study of money, it is also the study of all things that have to do with money। ठीक है, तो आपको पता है क्या पढ़ना है? आपको वो सारे सोर्सेस पढ़ने हैं जहाँ से मनी हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में एंटर करती है। जैसे वो सोर्सेस हैं प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं और आपको पता है ये सारे सोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना है एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन से मनी जनरेट होता है और कैसे इकोनॉमी में एंटर करता है। ये सब हम पढ़ेंगे उस स्टोरी के थ्रू। अब हम आगे चलते हैं स्टोरी की ओर। द स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक विलेज है। ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब हमारी कल्पनाओं में है, इमेजनरी विलेज है। जैसे पहले बोलते थे ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाते थे, लाइक एक राजा एक गांव में रहता था, गांव का नाम कुछ भी होता था जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इन द सेम वे वेयर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। पालमपुर में फार्मिंग क्या है? मेन एक्टिविटी है। आगे बात करते हैं, पालमपुर गांव जो है वेल कनेक्टेड है विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज, अ बिग विलेज। याद रखिएगा, जो पालमपुर है उसके 3 किलोमीटर दूर पे क्या है? रायगंज है। रायगंज क्या है? जो पालमपुर है उससे थोड़ा सा बड़ा विलेज है। आगे देखते हैं, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। जो पालमपुर है वहाँ पे 450 जो है फैमिलीज वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। वहाँ पे 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट है, मतलब थोड़ी सी उच्च वर्ग की हैं, थोड़ी सी अच्छी कास्ट है। और वहाँ पर जो अच्छी वाली 80 कास्ट हैं वो लोग पता है क्या करते हैं बच्चों? वो जो वहाँ की लैंड है उसका मेजॉरिटी हिस्सा वो लोगों के पास है। किनके पास? जो अच्छे फैमिली से आते हैं या अपर कास्ट से हैं, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है। जो वहाँ के एससी हैं और दलित हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, वहाँ के थोड़ी सी जिनकी जो कैटेगरी है वो लो है, वो लोगों के पास 1/3 ऑफ द वो लोग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है पूरी पॉपुलेशन के हिस्से में। और उनके पास जो लैंड है वो बहुत कम होता है और वो लोग सिटी के कॉर्नर एरिया में रहते हैं। जैसे अगर हम ये फोटोग्राफ देखें तो अज्यूम करिए कि ऐसे छोटे छोटे घर होते थे, एकदम कॉर्नर में होते थे। किसके? दलित लोगों के। और उनके पास बहुत कम ज़मीन थी। आगे देखते हैं, ये हम पालमपुर की स्टोरी पढ़ रहे हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं, वहाँ पे बुलक कार्ट, टांगा, बोगी, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। आगे है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन।
पालमपुर में बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन था। ये बात दूसरी कि वो लोग यूज़ करते थे कि नहीं, बट हाँ कनेक्शन सबके पास था। द विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, शिक्षा को बहुत महत्व दिया है पालमपुर ने। यस एग्जैक्टली, वहाँ पे बहुत अच्छी स्कूलिंग थी, मतलब वहाँ पे प्राइमरी स्कूल 2 थे जो 5th क्लास तक होते हैं प्राइमरी स्कूल, और हाई स्कूल 12th तक होते हैं, तो 1 हाई स्कूल था। आगे बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी था वहाँ पे, मतलब बिल्कुल छोटा सा हॉस्पिटल था, ठीक है, और जो गवर्नमेंट रन करती थी। आगे है कि वहाँ पे एक डिस्पेंसरी भी थी जो प्राइवेटली ओन थी। डिस्पेंसरी मतलब औषधालय, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती है, इट्स लाइक मेडिकल स्टोर, और जो है प्राइवेटली ओन था। कहाँ पे? पालमपुर में। आगे बात करते हैं, पालमपुर में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी अदर देन फार्मिंग। जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करना, छोटी छोटी चीज़ों का। नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी। नेक्स्ट शॉपकीपिंग थी। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिनमें लोग इन्वॉल्व थे, सिर्फ फार्मिंग ही नहीं था ऐसा, ठीक है। उस ये जो चीज़ें हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में हम फर्दर आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में किस किस सोर्सेस से पैसा आता है, उसमें से एक सोर्स था प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे स्टोरी पालमपुर के थ्रू। पालमपुर के थ्रू देखेंगे कि कैसे लोग वहाँ पे प्रोडक्शन करते थे, कैसा पैसा कमाते थे और कैसे इकोनॉमी में डालते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग हमें ये पता होना चाहिए भाई कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज ए ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या हम सिंपल वे में बोल सकते हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। नहीं समझ आया? ओके देखिए क्या है, हम इसको ना एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। हमारे पास रॉ मटेरियल है, समझ लीजिए वुड्स हैं, लकड़ियाँ हैं, ठीक है। ये गई प्रोडक्शन हाउस में, प्रोडक्शन हाउस में गई, यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब के थ्रू टिक 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 यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्ट हुई है लकड़ियाँ, और यहाँ पे बना जो ह्यूमंस को चाहिए, जो लोगों की डिमांड है, वह है फर्नीचर। तो ये वुड क्या हुआ हमारा? वुड हुआ हमारा रॉ मटेरियल, या हम बोल सकते हैं इनपुट, और हमने प्रोडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? किसमें? एग्जैक्टली आउटपुट में। और वो आउटपुट क्या थी? चेयर्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन होता है। आगे बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो देर आर 4 फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लैंड, सेकेंड इज लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। इनके बारे में क्या करके पढ़े? चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। लैंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा। भाई ये तो बात सही है कि प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की ज़रूरत तो होगी ही होगी। अभी हमने देखा था वुड का एग्जाम्पल, वुड से क्या बना था? चेयर्स, फर्नीचर्स, ये सब बना था। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक जगह की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे सब चीज़ें कन्वर्ट होंगी। ऐसे ही अगर आप बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने शुगर केन को कन्वर्ट करना है शुगर में, तो भाई शुगर केन लगाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो हर चीज़ मतलब प्रोडक्शन के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है ही है। लैंड के साथ साथ आपको वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, इन सब की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके नेक्स्ट इज लेबर। भाई लेबर तो बहुत ज़रूरी है, लेबर नहीं होगा तो चीज़ें कन्वर्ट कैसे होंगी? हैं, नहीं हो पाएंगी ना, नहीं होंगी, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर जो होता है 2 टाइप का होता है, स्किल्ड लेबर होता है और एक अनस्किल्ड लेबर होता है। स्किल लेबर क्या होता है? स्किल लेबर होता है जैसे ये आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइट को ठीक कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी कि जिससे ये लाइट को ठीक कर पाए, ठीक है। तो जिस
भी काम में थोड़ा सा आपका ब्रेन का यूज़ हो, या तो हम बोल सकते थोड़े स्किल्स लगे उसको, जो वर्कर्स ये स्किल्स लगा पाए उन वर्कर्स को कहेंगे स्किल लेबर्स। ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं ये जो सारे लोग हैं दिख रहे हैं ये अनस्किल्ड लेबर्स है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ अलग स्किल्स या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ योर हेड, मतलब आप वो काम करते हैं। जैसे कि आपके किसी ने बोला हेड ने कि भाई ये सामान उठा के इधर से इधर ले आओ, या ये ये सफाई कर दो, ये कर दो, ऐसा। तो ये सब कौन करता है? ये सब अनस्किल्ड लेबर्स करते हैं, ठीक है। स्किल अनस्किल। अब प्रोडक्शन में किसकी ज़रूरत होती है, स्किल की और अनस्किल की? तो इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, किस तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही हो उस पर निर्भर करता है कि कैसे वर्कर्स चाहिए, स्किल चाहिए या अनस्किल चाहिए या दोनों ही चाहिए। ओके ओके। अच्छा बच्चा लोगों, एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है अबाउट लेबर, कि मैंने कहीं पढ़ी थी, दैट इज नो नो ह्यूमन मास्टरपीस हैज एवर बीन मेड विदाउट द यूज ऑफ लेबर। कितनी अच्छी बात है ना। सीरियसली लेबर का होना तो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, पैसों का होना। पैसों का होना तो बहुत ज़रूरी है मैम, प्रोडक्शन तो इसके बिना हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? अरे बाजू वाली दुकान वाला टॉफ़ी तक नहीं देता बिना पैसों के, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता, ठीक है। सो द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स की होती हैं। First one is fixed capital and the second one is working capital. What is fixed capital? Fixed capital मतलब fix, नाम से समझ आ रहा है, एक बार उसको फिक्स कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार चेंज नहीं करना है। इसका मतलब एक बार आपने पैसा लिया और ज़मीन खरीद ली, एक बार पैसा लिया उसका टूल्स खरीद लिया, मशीन खरीद ली, वन टाइम में एक बार सेट कर दिया चीज़ों को, ठीक। नेक्स्ट आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए पैसों का होना ज़रूरी है प्रोडक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है वो प्रोडक्शन कर रहा है एक पॉट बनाने का, ठीक है। अब पॉट बनाने के लिए उसको हर 2-2 3 दिन में मिट्टी की ज़रूरत होगी, है ना। तो क्या वो करेगा, उस मिट्टी के लिए उसको पैसों का रखना ज़रूरी होगा। तो ये हुआ डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए पैसों का होना, और उस पैसों को रखने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज आपका है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्शन हाउस में जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन्होंने बोला अपने प्रोडक्शन हेड से कि सर आज हमको ना चाय पीने का मन है। प्रोडक्शन हेड बोलेगा अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए उसको पैसों को उसको उसके पास पैसों का, कुछ पैसों को होना ज़रूरी है, उन पैसों को बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल। ओके, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। अच्छा बच्चा लोग, हमें क्या पढ़ रहे हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। 4 फैक्टर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये फैक्टर के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन में एक ऐसे पर्सन का होना ज़रूरी है जो क्या कर सके, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को एक करके उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर सके, मनी जनरेट कर सके, और इस मनी जो जनरेट हुआ मनी है उसको इकोनॉमी में डाल सके, जिससे हमारी कंट्री स्मूथली रन कर सके, ठीक है। समझ आया? फिर से बता रही हूँ, एक ऐसे पर्सन का होना, एक ऐसे एक्सपर्ट, एक नॉलेजेबल पर्सन का होना ज़रूरी है जो क्या करे, लैंड, लेबर, कैपिटल को एक करे, एक करके उसको ऐसी एक्टिविटी, उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट करे, पैसा जनरेट करे। समझ आया? आया आया। इसको हम एक वर्ड देते हैं ह्यूमन कैपिटल। About this human capital you will further study in your next chapter, that is people as resource। उसमें हम इसकी बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे, तो अभी तक के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आगे देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग कैसी होती थी पालमपुर में, और कैसे फार्मिंग के थ्रू मनी जनरेट होता था, देखते हैं हम आगे। ओके, पालमपुर में क्या होता था बच्चों, लैंड जो था फिक्स था। मैम लैंड तो फिक्स ही रहता है ना, एग्जैक्टली वहाँ पे भी वही था। देखो क्या था, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी।
फार्मिंग को हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी क्यों बोला, कि हमने अभी देखा प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो हम फार्मिंग में क्या करते हैं, हम सीड्स को सो करते हैं और कुछ ना कुछ उससे उग के आता है, ठीक है। तो फार्मिंग इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। नेक्स्ट इज 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। बच्चा लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि 75% पीपल, इट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो है वहाँ के, कहाँ के, पालमपुर के, वो लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर देयर लाइवलीहुड। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। ओके, तो इनको कीप अ टैब ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंस 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। 1960 से अभी तक पालमपुर में लैंड एरिया जो है एक्सपैंड नहीं हुआ है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आना ही चाहिए, कि मैम 1960 ही क्यों, वाई 1960, ऐसा क्या था इस ईयर में भाई, कोई और ईयर नहीं ले सकते आप, 2000 ले लेते, 2021 ही ले लेते, 2020 ले लेते, बाय 1960। क्यूरियोसिटी बनाए रखिएगा, आगे आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, देखते हैं आगे। सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। पालमपुर में कुछ वेस्ट लैंड जो था, वेस्ट लैंड मतलब ऐसा लैंड जो फर्टाइल नहीं था, उस नॉन फर्टाइल लैंड को भी यूज में लिया गया, उसको कन्वर्ट किया गया कल्टिवेबल लैंड में। ओके ओके, आगे देखते हैं। Is there a way one can grow more from the same land? क्या ऐसा हो सकता है कि एक लैंड पे, एक लैंड के टुकड़े पे या एक जमीन के टुकड़े पे बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करा जा सके? ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। ये देखते हैं हम आगे। पालमपुर में क्या होता था कि जो रेनी सीजन होता था, बारिश का मौसम होता था, बारिश का सीजन होता था, तब क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो खरीफ क्रॉप को ग्रो करते थे, और मेनली ज्वार एंड बाजरा, इसको वहां पे ग्रो किया जाता था। नेक्स्ट है इट इज फॉलोड बाय, मींस ज्वार एंड बाजरा के बाद जो था वो कल्टीवेशन होता था पोटैटो का बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर एंड दिसंबर क्या है, मतलब देखो ये रेनी सीजन चला जून से सितंबर, सितंबर खत्म तो लगा अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर क्या हमने नहीं, पालमपुर वालों ने क्या सो गया, पोटैटो को, ठीक है, पोटैटो को उन्होंने ग्रो किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एंड फील्ड्स आर सोन विथ वीट, वीट को उगाया जाता है तब। ओके, नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। बच्चा लोग याद रखना क्या था, एक पार्ट था पालमपुर का जिसमें तीनों क्रॉप्स ग्रो हो रही थी, दैट इज कौन सी, बाजरा, ज्वार, पोटैटो और व्हीट। और वहीं एक लैंड का पार्ट था, इसी लैंड का मतलब हाफ पार्ट जो था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे शुगर केन ग्रो होता था, क्योंकि शुगर केन को बहुत टाइम लगता है ग्रो होने में, इसलिए यहाँ पे एक तरफ शुगर केन ही होता रहता था। ओके, अच्छा देखते हैं। अच्छा, ये जो एक आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। लैंड को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, हेक्टेयर है। वहीं गांव में इस हेक्टेयर का नाम बदल दिया जाता है, उसको बोला जाता है बीघा एंड गुंथा, बीघा एंड गुंथा। तो याद रखिए हेक्टेयर, बीघा एंड गुंथा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेन रीजन why farmers are able to grow three different crops in a year in Palampur। मैम ऐसा कैसे हो पाया कि एक लैंड में जो फार्मर्स उन्होंने 3 क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, ऐसा क्या था पालमपुर में भाई? पालमपुर में पता है क्या था, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन था, इरिगेशन की बहुत अच्छी सुविधा थी। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो सबके पास था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी मैम। इससे पता है क्या हुआ है,
इससे ये हुआ है कि इरिगेशन फैसिलिटी जो थी उसमें चेंजेस हुआ है। पहले जो पर्शियन व्हील्स के थ्रू पानी दिया जाता था खेतों में, वो चेंज हो गया और इलेक्ट्रिसिटी आने से हमने ट्यूबवेल, हमने नहीं, पालमपुर वालों ने ट्यूबवेल का यूज़ किया। ट्यूबवेल का यूज़ करने से क्या हुआ, आप देख रहे हैं पानी, इस फोटोग्राफ में देखिए प्लीज़, मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दीजिएगा कि पानी जो है वो पूरी जगह पे जा रहा है, ठीक है, देख रहे हो। इससे क्या हुआ था, इससे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के आने से, पहला वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, एंड थर्ड वन इज बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। एंटायर एरिया को ट्यूबवेल की हेल्प से पानी पहुंचने लगा। ओके, देखते हैं आगे। मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है मैम? मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब होता है कि एक लैंड एरिया में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि प्रोडक्शन बहुत बढ़े हमारा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा मल्टीपल क्रॉपिंग करके। सो ये बहुत कॉमन वे है ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये फोटोग्राफ में देखिए, ये है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक लैंड एरिया में बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो कर देना, मल्टीपल क्रॉपिंग है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, 2 मेन क्रॉप सारे फार्मर्स क्या करते थे, ग्रो करते थे। आगे देखते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। टिल द मिड 1960 द सीड used in cultivation were traditional ones। 1960 के पहले तक, अरे फिर आ गया 1960, अब उसका राज खुलने ही वाला है, ठंड पाओ। देखो क्या था कि जो 1960 से पहले तक जो सीड्स बोए जाते थे वो क्या थे, थोड़े से पुराने समय के थे, थोड़े एकदम ट्रेडिशनल वन थे, विथ रिलेटिवली लो यील्ड। उसकी जो उपज होती थी, मतलब आप जो डालते थे उससे जो ग्रो होता था वो बहुत कम ग्रो होता था। किसमें? ट्रेडिशनल सीड्स में। यील्ड क्या होता है? यील्ड क्या होता है? यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल ईयर। मतलब ये होता है, यील्ड मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड पे कितनी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं एक सिंगल सीजन में, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, एक लैंड में कितनी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं सिंगल सीजन में, याद रहेगा। ओके, ट्रेडिशनल सीड्स जो थे वो कम ग्रो करते थे चीज़ों को, तो क्या लेते थे, अब जब कोई चीज़ कम देती है तो लेते भी कम ही है। इन द सेम वे ट्रेडिशनल सीड्स जो थे वो कम इरिगेशन लेते थे, मतलब कम पानी उनको लगता था, कम सिंचाई की व्यवस्था उनको लगती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं फार्मर यूज्ड काउ डंग्स। ट्रेडिशनल सीड्स डालने के बाद फार्मर्स क्या करते थे, काउ डंग, गोबर डालते थे, गोबर डालते थे एज ए फर्टिलाइजर, एज ए खाद जो है वो उनकी क्या रहती थी, गोबर रहती थी। क्यों मैम गोबर क्यों? पालमपुर में बहुत गोबर मिलता था इसलिए। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विथ फार्मर्स, गाय बहुत थी ना वहाँ। आगे बात करते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन ही वो चीज़ थी बच्चों जो 1960 की हमें बार बार बात याद दिला रही थी। आगे देखते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced to Indian farmers क्यों, to cultivate of wheat and rice using high yield varieties of seeds। बच्चा लोग याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से 1960 के बाद क्या हुआ था, इंडियन फार्मर्स को मिले थे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। नाम से ही कैच कीजिएगा, नाम से ही पकड़िएगा, हाई यील्ड वैरायटी मतलब हाई, ज़्यादा, यील्ड मतलब जो ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करे, ठीक है। ऐसे सीड्स हाई यील्ड वैरायटी उनको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे सीड्स जो ज़्यादा ग्रो कर सके। हाई यील्ड वैरायटी से हमको मिले थे वीट और राइस। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। बात वही हुई, कुछ ज़्यादा देगा तो कुछ ज़्यादा लेगा, तो इसने क्या लिया, प्लेंटी ऑफ वाटर लिया, वाटर।
and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. इसने क्या हुआ, वाटर लिया, बहुत लिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाला गया, जो पहले हम गोबर डालते थे उसकी जगह हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स डालना स्टार्ट कर दिया, एंड कब डालना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, याद रखना, एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स. Farmers of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh were the first to try the modern farming methods in India. भाई क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या था इन स्टेट्स में जो इन्होंने सबसे पहले चालू किया ये सब चीज़ें. ऐसा इसलिए था क्योंकि इन स्टेट के पास था पानी ही पानी. अभी हमने बात की थी कि प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो लगता है अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर आप HYV सीड्स का यूज़ करें तो उसमें आपको प्लेंटी ऑफ वाटर लगेगा. और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो आपको पता है बच्चों, पंजाब का जो वर्ड है वो कैसे बना है, पंच मतलब 5, आप मतलब नदी. तो पंजाब, यहाँ तो 5 नदियाँ हैं तो पानी ही पानी है. हरियाणा में भी पानी है. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो गंगा नदी है तो यहाँ भी पानी ही पानी है. तो इन सारे स्टेट्स ने, इन तीनों स्टेट ने, वेस्टर्न याद रखना बच्चों, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हाँ ईस्टर्न नहीं है ये. तो यहाँ पर क्या हुआ था, HYV सीड्स का यूज हुआ था और बहुत ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन हुआ था. ओके आगे देखते हैं. अच्छा अब बात आती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा HYV सीड्स का यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो विल द लैंड सस्टेन. तो क्या जो लैंड है वो जो एक्चुअल उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है, एक्चुअल जैसी लैंड है, क्या वो वैसी रह पाएगी, बताओ, नहीं ना. तो देखते हैं आगे. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से ओवर यूज हो रहा है नेचुरल बेस का. जो बच्चों नेचुरल जो आपकी लैंड है वो उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज किया जा रहा है. ठीक है आगे बात करते हैं. ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की जो एक्चुअल फर्टिलिटी है, एक्चुअल में जिस तरह से वो ग्रो कर पाती थी चीज़ों को, वो सब कम होता जा रहा है इसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से. तो आप बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक डीमेरिट है. ये सारे भी आप डीमेरिट बोलोगे तो भी चलेगा, ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण जो एक्चुअल उसकी फर्टिलिटी है लैंड की वो कम होती जा रही है. नेक्स्ट बात करते हैं. सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट ओवर मैनी ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम. ये तो हम भी जानते हैं, है ना. आगे बात करते हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू एंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. हमें बच्चों एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ठीक है अगर हमें फ्यूचर डेवलपमेंट देखना है एग्रीकल्चर का तो, है ना. आगे देखते हैं. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. ये तो समझ लिया मैम कि फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, बट बात आती है कि पालमपुर में जो लैंड एरिया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा. कैसे कैसे, तो ऐसे ऐसे देखो इसमें. People engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. ठीक, in Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. 450 में से 1/3 कितना हुआ, 150 families क्या है, लैंडलेस है, उनके पास लैंड नहीं है. मोस्ट ऑफ दैम आर दलित. हमने अभी देखा था दलित की कंडीशन, दलित के पास क्या था, लैंड कम था, एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. ठीक है 450 में से जो 150 फैमिलीज हैं उनके बारे में हमने बात की, जो लैंडलेस है उनके पास लैंड नहीं है. अब बचती हैं 240 फैमिलीज की बात करें तो 240 फैमिलीज क्या है, 240 फैमिली कल्टीवेट करती हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज. ऐसे लैंड पे काम करती है तो साइज क्या है, 2 हेक्टेयर से कम हो. अभी हमने हेक्टेयर देखा था, हेक्टेयर क्या होता है, लैंड को मेजर करने का एक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट. ओके आगे देखते हैं. 60 families of the medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. 60 families क्या करती हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर काम करती है. वो क्या है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं. ठीक है ये हो गए स्मॉल फार्मर्स, ये हो गए मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, और 150 कौन, ऐसे जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस. ओके आगे बात करते हैं. फार्म लेबरर्स. बात आती है कि ये जो फार्म है यहाँ पे लेबर्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिलते हैं. तो फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज,
लैंडलेस फैमिलीज वो फैमिलीज जिनके पास लैंड नहीं है खुद का, भी हमने देखा था, जैसे दलित हो गए और मैनी, उनके पास जिनके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करते हैं, दूसरों की लैंड पे जाके काम करते हैं। और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जिनके पास स्मॉल प्लॉट था लैंड का, वो लोग भी दूसरी की ज़मीन पे जाके काम करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। ये तो सही बात है, किसी और की ज़मीन पे जाके काम करेंगे तो उनका वहाँ पे ग्रो हुई क्रॉप्स के ऊपर अधिकार होगा? नहीं होगा। किसका होगा? उसका होगा जिसका वो लैंड है। आगे देखते हैं। इसके बदले जो वो लोग काम करते हैं, जो फार्म लेबर दूसरों की खेती पे जाके, दूसरों के खेत पे जाके काम करते हैं, उनको इसके बदले क्या दिया जाता है? पैसे दिए जाते हैं, वेजेस दिए जाते हैं, या तो उनको क्रॉप्स दी जाती है, या कभी कभी उनको खाना भी दे दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। वेजेस आर वेरी वाइडली फ्रॉम वेरी, एक्चुअली जो वेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, रीजन टू रीजन डिफर करते हैं, क्रॉप टू क्रॉप डिफर करते हैं, और वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, सब में डिफरेंट होते हैं वेजेस। ठीक, आगे देखा जाता है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब भाई इसको, अगर मुझे सपोज मेरे लैंड पे ज़रूरत है लेबर्स की, तो मुझे लेबर्स लाके देगा कौन? आएंगे कहाँ से? तो फार्मिंग रिक्वायर्स, पहली बात, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own land field। देखो, जो लैंड पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, भाई उनके पास वैसी तो लैंड कम है, वो कहाँ लोगों को हायर करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो अपनी खेती पे खुद ही काम करते हैं, अपने खेत पे खुद ही काम करते हैं और अपनी फैमिली की हेल्प लेते हैं। ये हो गई स्मॉल वालों की बात। अब बात करते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स की। वो लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं। ठीक है, वो लोग रखते हैं, किसको रखते हैं अपने खेतों में लाकर? उनको जिनके पास लैंड कम है उनको बुलाते हैं उनके खेतों से, और अपने जो खेत हैं, अपनी जो लैंड है उस पर वर्क करने के लिए उनको रखते हैं, उसके बदले पैसा भी देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। भाई अभी हमने देखा था हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो प्रोडक्शन के लिए भी होगी ना, फार्मिंग के लिए भी होगी। इन द सेम वे ये देखते हैं कि फार्मिंग में पैसा आता कहाँ से है भाई। देखते हैं पहले स्मॉल फार्मर्स के बारे में। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं मतलब उधारी में लेते हैं किसी से। ऐसे करके वो अपना कैपिटल अरेंज करते हैं, पैसा लाते हैं, सीड्स, फिर पैसा उधार से लेते हैं, सीड्स खरीदते हैं, उसको सो करते हैं, ग्रो करते हैं, इस तरह से उनका काम चलता है। फिर बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। वो लोग क्या करते हैं, अपने खुद के फील्ड पे काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, लेबर्स को पैसा नहीं देना पड़ता है, तो इस तरह से उनका पैसा भी बच जाता है। आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, बड़े बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपनी ही सेविंग करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को मार्केट में फिर बेचते हैं, और फिर क्या करते हैं, कुछ जो पैसा बच जाता है उसको अगले साल फिर यूज़ करते हैं अपनी सेविंग, एज एज अ पार्ट ऑफ द सेविंग। ठीक है, आगे देखते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल, इस तरह से वो अपने अरेंज करते हैं कैपिटल को। आगे देखते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, कैसे फार्मर्स सरप्लस प्रोडक्ट को बेचते हैं। सरप्लस प्रोडक्ट क्या होता है बताओ। एक्स्ट्रा चीज को, किसी भी एक्स्ट्रा चीज को बोलते हैं सरप्लस। जैसे आप कुछ पालमपुर का एग्जाम्पल लेते हैं। पालमपुर में HYV सीड्स आने के पहले 1300 किलोमीटर स्क्वायर्स पे चीज़ें ग्रो करती थी, क्रॉप्स ग्रो होती थी। उसके बाद HYV सीड्स आए और 3200 किलोमीटर स्क्वायर्स पे क्या होने लगा, चीज़ें ग्रो होने लगी, तो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी, तो एक्स्ट्रा लोगों के पास प्रोड्यूस होने लगा, एक्स्ट्रा बचने लगा, उसको वो लोग क्या करते थे, बेचते थे जाके। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। फार्मर क्या करते थे, व्हीट, हमने देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता, व्हीट बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा था, तो व्हीट जितनी रिक्वायरमेंट होती थी वो लोग अपने लिए रखते थे और बाकी का बचा हुआ सेल कर देते थे। ओके,
नेक्स्ट बात आती है स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, ये हमने अभी भी देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन। ट्रेडर्स क्या करते थे, मार्केट से वीट खरीदते थे और उसको शॉपकीपर्स को दे देते थे टाउन में, इस तरह से। आगे बात करते हैं मनी इन द बैंक अकाउंट और गिवन एज क्रेडिट, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। इस तरह से लोग क्या करते थे, बैंक में जो पैसा होता था उससे या तो फिर उधार लेके और अपनी सेविंग्स को लेके यूज़ करते थे और नेक्स्ट सीजन के लिए चीज़ें प्रोडक्ट बाय करते थे जो उनको उनकी खेतों के लिए या उनकी फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड होता था। Thus they are able to arrange the capital for the farming from their saving। आगे देखते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग के अलावा कौन सी एक्टिविटीज होती थी, हमने जस्ट अभी देखा था बच्चों, याद है आपको, सिर्फ ब्लैक 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 सर्कल्स में था, क्या था, एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग था, शॉपकीपिंग था, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें थी। अभी हमने देखा था कि 75% पीपल किस में इन्वॉल्व है, फार्मिंग में, बचे 25% बचा किस में है, 25% पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा 25% अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वो एक्टिविटीज कौन सी हैं, देखो देखो, पहली है डेयरी। डेयरी डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। People feed their buffaloes on various kinds of grass। जो उनकी बफेलोज हुआ करती थी, पालमपुर के लोग उनको क्या खिलाते थे पता आपको, ज्वार और बाजरा। एग्जैक्टली अभी हमने देखा था ना, कब ग्रो किया जाता है, रेनी सीजन में ये खिलाया जाता था उनके बफेलोज को, और वो आगे लिखा भी है ये ज्वार एंड बाजरा दिया जाता था। और वो क्या करती थी, मिल्क देती थी। मिल्क देती थी तो ये लोग कहाँ जाके बेच देते थे, रायगंज में। रायगंज कहाँ है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर मैम, एग्जैक्टली। और फिर रायगंज रायगंज जाने के बाद ये मिल्क जो होता था वो बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था, बहुत सारे टाउन्स में, बहुत सारी सिटीज़ में। आगे देखते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती थी, देखो वहाँ पे क्या होता था कि लेस देन 50 लोगों से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ भी बनाना, कुछ भी चीज़ बनाने में इन्वॉल्व होते थे। जैसे हम ये फोटोग्राफ में देखो, ये एक आदमी है, ये पॉट बना रहा है, तो इस तरह से छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड होती थी। जैसे देखिए भाई साहब भी कितना इजी वे में मटके बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बनती थी वहाँ पे। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैरिड आउट मोस्टली एट होम। घर पे ही चीज़ें बना ली जाती थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लैंड तो होते नहीं थे लोगों के पास ना, तो घर पे ही बना लेते थे। और फील्ड में विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। फैमिली लेबर मतलब घर वालों की हेल्प से बनती थी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इज शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में कौन से कैसे कैसे शॉपकीपर्स थे, आइए देखते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। ट्रेड मतलब होता है एक सामान दूसरी जगह लेके जाना, दूसरे जगह यहाँ पे लाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन शॉर्ट बड़े लेवल पे, पर छोटे लेवल पे सामान का इधर से उधर लेके जाना होता है ट्रेड। इस चीज़ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि प्रोडक्शन इतना था नहीं कि क्या लेके दूसरी जगह जाएं, तो इसीलिए ट्रेडर्स क्या करते थे, एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे, और बड़ी बड़ी सिटी से वो लोग क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे और पालमपुर में एक शॉप खोल लेते थे और वहाँ से चीज़ों को आगे बेचते थे, ठीक है। अब जो ट्रेडर्स थे वो क्या क्या चीज़ें बेचते थे, अपनी दुकान खोल के जनरल स्टोर्स में बेचते थे बहुत सारी चीज़ें लेके, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज एक्सेट्रा। मैम ये तो हमारे यहाँ की दुकानों पे भी मिलती हैं। हाँ तो भाई सही है, मिलती होंगी ना, पालमपुर कोई मार्स में तो था नहीं, पालमपुर हमारे ही देश का एक गांव दिखाया है, ठीक है। ओके, देखते हैं। अ few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sells eatables। लोग क्या करते थे,
बस स्टैंड के पास अपना घर खोल लेते, घर पे छोटी छोटी शॉप्स खोल लेते, जैसे ये मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है देखो, ऐसे छोटी छोटी शॉप खोल लेते थे। और बस स्टैंड पे जब बस वहाँ से गुजरती थी और किसी को भूख लगती थी तो वो लोग उस दुकान से चटपट ले लेते थे। ओके, आगे बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रूट कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारी व्हीकल्स क्या करते थे, पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करवाते थे। रायगंज कहाँ है, 3 किलोमीटर दूर मैम। एग्जैक्टली। आगे बात करते हैं, रिक्शा वाला, टंगा वाला, जीप, tractors, truck drivers, and people driving traditional bullock cart and buggy are the people in the transport services. ये सारे लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस में इन्वॉल्व थे। दे ferry people and goods from one place to another. ये लोग क्या करते थे, रिक्शा वाला, टंगा वाला, ये लोग क्या करते थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। फ्री फोकट में नहीं, पैसा लेते थे उसके बदले। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट से क्या होता था, पैसा मिलता था लोगों को। ठीक है, और यही पैसा आगे चल के हमारी इकोनॉमी में आता था। ओके, तो ये क्या करते थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। अच्छा बच्चों, ये आप लोग कभी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं? मैं नहीं बैठी हूँ यार, आई विश मैं ऐसे बैठूँ। आई रियली लव दिस। मौका मिले तो ज़रूर बैठिएगा आप लोग, और जो लोग बैठे हो तो क्या ही कहने उनके। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट ईयर्स। बहुत सारे लोग जो ऐसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये लोग बहुत बढ़ गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये थी हमारी पालमपुर की स्टोरी। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लेंडिंग योर ईयर्स। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ओके, बाय बाय।